हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल द आचार्य क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि पिछली बार मैंने आपको यूपी बोर्ड की तैयारी कराई थी, तो उसमें बच्चे बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंसे थे। जैसे हमारे यहाँ एक ऑफलाइन बैच में एक बच्ची पढ़ती थी जिसका नंबर 97 आया बायो में, जिसका नंबर बायो में 97 आया है। और बेटा वो बच्ची इतनी मेहनत करके लिखी थी, इतनी मेहनत करी थी, उसने समझ लो मेरी पूरी नोट्स रट ली थी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी, आप लोगों के भी नंबर अच्छे आए होंगे और आप भी ऐसे ही तैयारी करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देर न करते हुए हम सेशन शुरू करते हैं। आज हमारी बायो की पहली क्लास है इस सेशन की। तो क्लास शुरू करने से पहले हम बायो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि बायोलॉजी आखिर है क्या। बायोलॉजी को समझेंगे कैसे, यानी जीव विज्ञान को समझेंगे कैसे। यूपी बोर्ड में जीव विज्ञान को समझेंगे कैसे, हिंदी हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए जीव विज्ञान शब्द क्या होता है। जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान की बात करते हैं हम लोग। तो बच्चा जीव विज्ञान जो होता है, तो आप लोगों को बेसिक तो मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, लेकिन आज भी थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि जीव विज्ञान के जनक माना जाता है अरस्तु को। किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। और जीव विज्ञान शब्द यानी बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क ने किया था, 1801 में किया था। ठीक है, आपको बहुत सी बुक में 1802 देखने को मिलेगा, तो वो रेफरेंस बुक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में जो मान्यता है वो 1801 की है। ठीक है, तो बच्चों हम देरी ना करते हुए क्लास 12 की बायो क्लास शुरू करते हैं। क्लास 12 की ही क्लास हम कराते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, क्लास 12 की ही क्लास हम कराते हैं। और आपका जो प्रथम चैप्टर है, जो पहला चैप्टर है आपका, वो है जनन। क्या है? जनन। तो जनन के बारे में जानते हैं। जनन क्या होता है? जनन क्या होता है? ठीक है, तो जनन एक प्रोसेस, अगर जनन को हम नॉर्मली समझे तो एक प्रोसेस है, एक क्रिया है या फिर एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने ही जैसी संतति को उत्पन्न करते हैं। कैसे? अपने ही जैसी संतति को उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहलाती है। ठीक है, और जनन की आवश्यकता क्यों पड़ती है बेटा? जनन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जनन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी पर जीवों का संतुलन बना रहना चाहिए, यानी कि जीवों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए। तो इसकी सिंपल सी डिफिनेशन होगी कि सभी जीव अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन क्रिया के द्वारा या फिर जनन के द्वारा अपने जैसी संतति उत्पन्न करते हैं, या क्रिया जनन कहलाती है। और शॉर्ट में डिफाइन करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी क्रिया जिसके द्वारा सभी जीव अपनी संतति उत्पन्न करते हैं, अपने ही जैसी संतति उत्पन्न करते हैं, वो क्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। ठीक है, तो जनन दो प्रकार का होता है बेटा। कितने प्रकार का होता है? जनन दो प्रकार का होता है। लैंगिक जनन, क्या होता है? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। क्या क्या होता है? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, तो बेटा चलिए हम लोग लैंगिक जनन के बारे में बात जानते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है, जानते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है, लैंगिक जनन के बारे में जानते हैं। लैंगिक जनन की बात की जाए तो लैंगिक जनन के लिए बेटा नर तथा मादा दो जीवों की आवश्यकता पड़ती है। पहले इसका बेस समझ लेते हैं। नर तथा मादा, नर तथा मादा दो जीवों की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि जनन की ऐसी प्रक्रिया, जनन की ऐसी प्रक्रिया, फिर जनन का ऐसा प्रकार जिसमें नर तथा मादा दोनों जीवों की, दोनों दो विपरीत लिंग वाले जीवों की आवश्यकता पड़ती हो, उसे क्या कहेंगे? लैंगिक जनन के अंतर्गत रखा जाता है। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे? मान लीजिए आपसे पूछता है कि लैंगिक जनन क्या है, तो आप सीधी भाषा में लिखेंगे कि जनन का वह प्रकार जिसमें नर तथा मादा अर्थात विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं और अपने ही जैसी संतति को उत्पन्न करते हैं, वह क्रिया कहलाती है लैंगिक जनन। क्या कहलाती है? लैंगिक जनन कहलाती है। और बात करते हैं हम लोग अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन की बात करेंगे बेटा तो इसमें दो विपरीत लिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें एक ही जीव, क्या? एक ही जीव संतति उत्पन्न करने में सक्षम होता है। एक ही जीव संतति उत्पन्न करने में सक्षम होता है, तो इस प्रकार के जनन को कहते हैं अलैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जनन के बेटा प्रकार होते हैं। प्रकार की बात की जाए तो सबसे पहला प्रकार होता है खंडन। क्या होता है? खंडन होता है। खंडन दो प्रकार से होता है, द्विखंडन और बहुखंडन। कितने प्रकार का होता है? द्विखंडन और बहुखंडन होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा बेटा मुकुलन।
क्या आएगा? मुकुलन आएगा। क्या आएगा बेटा? मुकुलन आएगा। उसके बाद आपका आएगा पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन, ठीक है, क्या आएगा? पुनरुद्भवन। फिर उसके बाद आपका आएगा कायिक जनन। क्या आएगा? कायिक जनन आएगा, ठीक है बच्चा। तो अलैंगिक जनन के प्रकार होते हैं खंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन और कायिक, ठीक है। आपका ये सिलेबस में इस बार सिलेबस में कटा हुआ है, यानी कि हट गया है, एनसीईआरटी बुक से भी हटा हुआ है, लेकिन बेटा बेसिक नॉलेज नहीं रहेगी तब तक आपको आगे के चैप्टर नहीं आएंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं मुकुलन की, सॉरी खंडन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? खंडन की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? खंडन की बात करते हैं। तो खंडन से आपको यह पता चल रहा है कि कोई वस्तु है या फिर कोई जीव है जो खंडित हो जाता है, यानी कि विभाजित हो जाता है। क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो खंडन का शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि कोई जीव होता है जो खंडित हो जाता है, अर्थात विभाजित हो जाता है, फिर टूट जाता है, ठीक है। तो द्विखंडन हमको क्या बताता है कि जब कोई, क्या बेटा? जब कोई एक कोशिकी, क्या होता है? एक कोशिकी होता है। जब कोई एक कोशिकी जीव दो भागों में विभाजित होता है और दोनों ही भाग संतति के रूप में, यानी नए जीव का रूप ले लेते हैं, तो क्या कहलाएगा? वो द्विखंडन कहलाएगा। जैसे आपने अमीबा का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा बेटा? अमीबा का नाम। किसका नाम सुना होगा? अमीबा को, ठीक है। चलिए जानते हैं अमीबा क्या होता है। अमीबा बेटा एक कोष की जीव होता है। कैसा जीव होता है? एक कोष की जीव होता है, जिसका ये केंद्रक होगा, ठीक है। ये केंद्रक दो भागों में बटेगा, तो एक इधर की तरफ गति करेगा, एक इधर की तरफ गति करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जब कभी भी अगर विभाजन की क्रिया होती है किसी कोशिका में, तो सबसे पहले केंद्रक विभाजित होगा, ठीक है। विभाजन होने के पश्चात ये दो भागों में बढ़ जाएगा। कितने भागों में बढ़ जाएगा अमीबा? दो भागों में बढ़ जाएगा, और दोनों ही इसकी संतति कहलाएंगी। ये क्या कहलाएगी? ये मदर सेल कहलाएगी, ये दोनों डॉटर सेल कहलाएंगी, यानी कि पुत्र कोशिका और मातृ कोशिका। ये मातृ कोशिका होगी और ये दोनों पुत्री कोशिका होगी। इस प्रकार एक जीव से दो जीवों का निर्माण हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? द्विखंडन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? द्विखंडन कहलाएगा। और सबसे खास बात ये, हमेशा एक कोशिका वाले जीव, यानी कि एक कोशी की जीव में होता है या फिर पाया जाता है, यानी कि द्विखंडन जो होता है वो एक कोश के जीवों में पाया जाता है। अब बात करते हैं बेटा हम लोग बहुखंडन की। तो जैसे अभी अभी हमने अमीबा में पढ़ा बेटा कि अमीबा दो भागों में बढ़ जाएगा, तो क्या कहलाएगा? द्विखंडन कहलाएगा। दो भागों में बटेगा तो द्विखंडन कहलाएगा। अगर बेटा यही अमीबा दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाए, कितने? दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाए, मान लेते हैं 3 भाग में विभाजित हो गया या फिर 4 भाग में विभाजित हो गया, ठीक है, 3 भाग में या फिर 4 भाग में विभाजित हो गया, तो हमने ये देखा कि ये हमारा होगी मातृ कोशिका। क्या होगी? मातृ कोशिका होगी, ठीक है, मातृ कोशिका। और ये सब हो जाएंगी पुत्र कोशिका, ठीक है। क्या हो जाएंगी? पुत्र कोशिका हो जाएंगी, ठीक है। तो ये मातृ कोशिका, ये चारों पुत्र कोशिका। इस प्रकार एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण हुआ, यानी कि बहुखंडन हुआ। क्या हुआ? बहुखंडन हुआ, यानी कि एक कोशिका 2 से अधिक भागों में विभाजित हो गई, तो यह क्या कहलाएगा? बहुखंडन कहलाएगा। तो अमीबा जो था वह 2 से अधिक भागों में विभाजित हो गया बेटा, और जब ये 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाएगा तो ये क्रिया कहलाएगी बहुखंडन। क्या कहलाएगी? बहुखंडन। और दोनों का उदाहरण होता है अमीबा। क्या होता है? अमीबा होता है, ठीक है बेटा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा मुकुलन की। किसकी बात करते हैं? मुकुलन की बात करते हैं, ठीक है। मुकुलन की बात करते समझिएगा जरा। आपने हाइड्रा नामक जलीय पादप के बारे में सुना होगा, ठीक है। हाइड्रा नामक जलीय पादप के बारे में सुना होगा। तो ये जो जलीय पादप होता है ना बेटा, इसमें कलिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कलिका। क्या पाई जाती है? कलिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बड। क्या कहते हैं? बड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? बड कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप लोग गांव में भी सुनते होंगे कि इसको कनखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कनखा, यानी कि जब किसी पादप में नए टहनी का निर्माण हो रहा होता है तो उसे कनखा कहते हैं, कलिका कहते हैं, ठीक है। तो ये जलीय पादप होता है जिसको कहते हैं हाइड्रा। क्या कहते हैं? हाइड्रा कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? हाइड्रा। हाइड्रा जो पादप होता है, इसमें जो
तना होता है इसका, इस के तने में कलिका का निर्माण होता है, और जब कलिका वृद्धि करके बड़ी हो जाती है और बड़ी होने के पश्चात बेटा जब वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में सक्षम हो जाती है तो वह अपने मुख्य पादप से, यानी कि ये जो मुख्य पादप होगा इससे अलग हो जाएगी। तो इस प्रकार का जलन कहलाता है मुकुलन। क्या कहलाता है? मुकुलन। यानी कि जब कोई जलीय जीव हो, जलीय पादप होगा, हाइड्रा की जो कलिका होगी वह वृद्धि करेगी, बढ़ेगी, और बड़ी होकर जब वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में सक्षम हो जाती है तो वह बेटा अपने मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं। जरा इसको ध्यान से समझिए, इधर देखिए, ठीक है। ये कलिका हुई, ये बढ़ने लगी, ठीक है। बढ़ते बढ़ते बेटा इसने बड़ा रूप ले लिया, ठीक है। ये बड़ा रूप ले लिया, अब बड़ा होकर यहाँ से अलग हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी, तो ये ऐसे मान लीजिए अलग हो गई। अब ये अलग से जल में तैरने लगी। अब तैरने कब लगेगी? जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में सक्षम हो जाए, यानी कि स्वतः भोजन बनाने में सक्षम हो जाए, तो वह क्या कहलाएगी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाएगी। तो जैसे आप लोगों ने घर में देखा होगा कि जब लड़का जवान हो जाता है, अब खुद पैसे कमाने लगता है और अपना पालन पोषण खुद करने लगता है, उसकी शादी हो जाती है, तो शादी के पश्चात वो अपने घर वालों से अलग हो जाता है। तो वही क्रिया ये करता है। क्या करता है? वही क्रिया ये करता है कि जब तक ये साथ रहेगा, जब तक इसको पोषण की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे ही आप पोषण खुद प्राप्त करने लगेगा ये कलिका, वैसे ही अपने मुख्य पादप से अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार का जनन कहलाता है बेटा मुकुलन। यानी कि मुकुल का मतलब होता है कलिका, और कलिका को इंग्लिश में कहते हैं बड, यानी कि बडिंग। इसको इंग्लिश में कहेंगे बडिंग, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद बेटा हम लोग पुनरुद्भवन समझते हैं। क्या समझते हैं? पुनरुद्भवन समझते हैं, ठीक है। चलिए देखिए पुनरुद्भवन क्या होता है, यानी कि पुनः जीवित हो जाना। क्या होता है? पुनः जीवित हो जाना, यहाँ पुनः निर्माण हो जाना। तो आपको बेटा पता होगा कि एक प्लेनेरिया नामक जीव होता है, प्लेनेरिया नामक जीव होता है, इसको कहेंगे प्लेनेरिया, ठीक है। एक प्लेनेरिया नामक जीव होता है बेटा, जिसका शरीर कभी दुर्घटनावश 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है। तो इसका प्रत्येक भाग, ये जो मान लीजिए ये ऊपर वाला इतना सा भाग है ना, ये ठीक है, यहां से ये विभाजित हो गया, तो ये वाला भाग आप फिर से निचले भाग का निर्माण कर लेगा, यानी कि बचे हुए भाग का निर्माण कर लेगा। मान लेते हैं ये वाले भाग को लेते हैं, तो ये ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले ऊपर वाले भाग का निर्माण होगा, ठीक है, ऊपर वाले भाग का ये निर्माण हो गया धीरे धीरे, ठीक। अब इसके मुख का निर्माण हो जाएगा, ठीक है बेटा, इसकी आंखें बन जाएंगी और ये पूरा शरीर बना लेगा। तो इसका डिफिनीशन क्या होगी कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर दुर्घटनावश 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है, लेकिन विभाजित हुआ खंड या फिर विभाजित हुआ भाग अपना शरीर पुनः पूर्ण शरीर प्राप्त कर लेता है, अपना पूर्ण यानी पूरा शरीर पुनः प्राप्त कर लेता है या फिर बना लेता है। तो इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या होता है बेटा? प्लेनेरिया होता है, ठीक है, याद रहेगा। अब बात करते हैं बेटा कायिक जनन की। क्या होता है कायिक जनन? काय का मतलब होता है बेटा शरीर, काय का मतलब क्या होता है? शरीर, ठीक है। काय का मतलब क्या होता है? शरीर होता है, इसका मतलब होता है शरीर, ठीक है। और कायिक का मतलब होगा शारीरिक, शरीर के किसी अंग से नए जीव का निर्माण कायिक जनन कहलाता है। ध्यान रहे ये होता है केवल पादपों में। किसमें होता है बेटा? केवल पादपों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? केवल पादपों में पाया जाता है। यानी कि कायिक जनन जो होता है वो पादपों में पाया जाने वाला ऐसा जनन जो पौधे के किसी भी भाग से नए जीव का निर्माण हो जाता है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है, तो उस प्रकार के जनन को क्या कहेंगे? कायिक जनन। जैसे आलू फल है, फल से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। गन्ना एक तना है, गन्ने से नए पौधे का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जिनके तने के द्वारा, जैसे गुड़हल की डाल लगती है, गुलाब की डाल लगती है, यानी कि तने से नए पौधे का निर्माण हो जाना ही क्या कहलाता है? कायिक जनन कहलाता है। सीधी सी डिफिनीशन बनेगी कि जब पौधे के किसी भी भाग से या फिर उसके शरीर के किसी भी भाग से नए पौधे का निर्माण हो जाए तो वह कायिक जनन कहलाता
है। ठीक है, उदाहरण हमने बता दिया, आलू हो गया, गन्ना हो गया, गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, यानी कि जितने भी आप कलम लगा के लगाते हैं या फिर कैसे भी लगाते हैं वो सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, कायिक जनन के अंतर्गत आएगा। तो बेटा ये था आपका पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन। और आपको बता दें कि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये होता है, ये होता है और ये होता है, केवल ये तीन आप ज्यादा याद रखिएगा। इन तीनों की डिफिनीशन 1 नंबर में आपसे पूछी जाती है, यानी कि अभी आज जो हमने पढ़ा उसमें 3 नंबर हमने श्योर कर लिए हैं कि लगभग 3 नंबर आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए